एक गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे किशन और किरण थे। एक दिन रमेश शाम के समय थका हारा अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था कि तभी उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस सुनसान सी जगह में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे ही रमेश की नजर झाड़ियों पर पड़ी, उसने देखा कि एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा हुआ रो रहा था। उस नवजात शिशु को देखकर रमेश अपने आप से बोला, राम राम, क्या समय आ गया है? कोई अपने बच्चे को यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया है। अगर मैं इसे अकेला छोड़कर चला गया तो ये बेचारा तो रात की सर्दी में ही मर जाएगा। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। रमेश उस बच्चे को घर ले आया। रमेश के हाथ में बच्चे को देखकर उसकी पत्नी चीखती हुई बोली, यह किसका बच्चा है? इसे कहां से उठा ले आए आप? रमेश ने सारी घटना बताते हुए उसकी पत्नी से कहा, शांति, जब मैं खेत से घर की ओर आ रहा था, ये बच्चा मुझे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। पता नहीं किसका बच्चा होगा, आप इसे क्यों उठा कर ले आए? इसके माता पिता तो परेशान हो रहे होंगे। कैसी बातें कर रही हो आशा? मुझे जहां पर ये बच्चा मिला है वहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। और तुम तो जानती हो कि आजकल कितना खराब समय चल रहा है। आज से इस बच्चे की परवरिश हम दोनों करेंगे। पागल हो गए हो क्या आप? हमारे तो दो बेटे और भी हैं। हमारे खुद के खाने के लाले पड़े रहते हैं और ऊपर से आप इस बच्चे की परवरिश करने की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो आशा, भगवान हर किसी के नसीब की रोटी देता है। इस बच्चे के नसीब की भी देगा। हम इसका नाम राजकुमार रखेंगे। तो आप ही अपने राजकुमार को अपने गले से चिपका रखिए। मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। मैं अपना प्यार अपने दोनों बेटों में ही बांटूंगी। मैं किसी दूसरे के बच्चे को अपने गले से नहीं लगा सकती। समय ऐसे ही बीतने लगा। आशा हमेशा क्रोध भरी नजरों से राजकुमार को देखती रहती और अपने दोनों बेटे किशन और किरण को बहुत ही लाड प्यार से रखती। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। एक दिन रमेश ने आशा से कहा, आशा, तुम्हारा रवैया राजकुमार के प्रति ठीक नहीं है। उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं कि वो एक अनाथ है। वह जब बड़ा हो जाए तब तुम उसे बता देना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर रमेश गुस्से से घर से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही राजकुमार आशा के पास आकर खड़ा होकर बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। हाय, अब मैं तुझे खाना खिलाती रहूं। अब मेरे पास यही काम रह गया। मेरी बात ध्यान से सुन। खाना इतना आसानी से नहीं मिलता, कमाना पड़ता है, और यहाँ मुफ्त का तो तुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले घर की साफ सफाई कर, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और मुझे भी माँ। ठीक है, तुम दोनों हाथ धो लो। मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। राजकुमार आंखों में आंसू लिए चुपचाप काम में लग गया। आशा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी पीठ पीछे राजकुमार के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती हो। ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, यह मुझे बताने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मत भूलिए, हमारा सहारा हमारे सगे बेटे किशन और किरण ही बनेंगे। इस अनाथ से हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा। यह बात तुम्हें एक ना एक दिन समझ में आ जाएगी। ओह, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तो किसने कहा है बहस करो? जाओ, अपना काम करो और अपने साथ तुम्हारे इस बेटे को भी ले जाओ। रमेश बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। ऐसे ही 10 साल और बीत गए। राजकुमार अब जवान हो चुका था। रामकुमार रमेश के साथ उसकी खेत में हाथ बटाता तो किशन और किरण दिन भर आवारागर्दी करते फिरते, क्योंकि आशा के लाड़ प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया था।
एक दिन रमेश राजकुमार के साथ खेत में हल चला रहा था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर रमेश से बोला, देखो रमेश, मुझे केवल तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। इसी वजह से मैं तुम्हारे दोनों बेटों से कुछ नहीं कहता। आखिर क्या हुआ मुखिया जी? क्या किया है मेरे बेटों ने? क्या किया है? अरे तुम देखकर भी अंधे बने हुए हो। उन्होंने मेरी एकलौती बेटी मधु का जीना हराम कर रखा है। जब भी वो घर से बाहर निकलती है, तुम्हारे दोनों पुत्र उसे छेड़ने लगते हैं। उन दोनों की गलती की मैं क्षमा मांगता हूं। रमेश, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, इसी वजह से अब तक चुप था। मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है। अब अगर तुम्हारे दोनों बेटों ने मेरी बेटी को छेड़ा तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। मैं उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर मुखिया गुस्से में वहां से चला गया। शाम के समय रमेश अपना काम पूरा करके राजकुमार के साथ अपने घर पर आ गया और गुस्से से अपनी पत्नी आशा से बोला, तुम्हारे लाड प्यार ने किशन और किरण को बिगाड़ दिया है। अब तो वो दोनों लड़कियों को भी छेड़ने लगे हैं। आज मुखिया उन दोनों की शिकायत लेकर आया था। तुम्हें पता है, मेरा सिर शर्म से नीचे झुक गया। तुम तो जब देखो मेरे बेटों के पीछे ही पड़े रहते हो और हमेशा इस निठल अनाथ लड़के की तारीफ करते रहते हो। अच्छा हुआ मुखिया तुमसे शिकायत करने के लिए आया था। अगर मुझसे शिकायत करने के लिए आता तो उसकी टांग तोड़ देती। बकवास बंद करो तुम। अपने बच्चों को डांटने की बजाय उनकी तारीफ करना बंद करो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें खून के आंसू रोना पड़ेंगे। मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर आशा गुस्से से वहां से चली गई। तभी राजकुमार रमेश से बोला, चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन मेरे दोनों भाई सुधर जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अगले दिन रमेश और राजकुमार खेत पर गए ही थे कि तभी वहां पर गांव का जमींदार आ पहुंचा और रमेश की ओर देखकर बोला, रमेश, अब तुम्हें खेत में हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार। अब तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा हो चुका है। यह सुनकर रमेश बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरे खेत पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? पहले मेरी पूरी बात सुन ले रमेश। दरअसल किरण कुछ दिन पहले मुझसे बहुत सारी रकम उधार लेकर गया था, जो ब्याज लगाकर बहुत हो गई है। और कल जब मैंने अपनी रकम ब्याज सहित किरण से मांगी तो उसने अजीब सा जवाब दिया कि वो सारी रकम जुए में हार गया है। उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब रोने कोई जरूरत नहीं है रमेश। कर्ज तुम्हारे बेटे ने लिया है, इसीलिए उसे चुकाना ही होगा। तुम या तो मुझे धन दे दो या फिर मुझे अपना खेत दे दो। आप तो जानते हैं जमींदार साहब कि मैं खेत में कड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 2 रोटी कमा पाता हूं। ज्यादा दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है। अपने इस सौतेले बेटे को लेकर यहां से दफा हो जा। अब से ये खेत मेरा है। रमेश निराश होकर राजकुमार के साथ अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुमने नहीं मानी। किरण की वजह से मेरे पुरखों का खेत हाथ से चला गया। अपने पति की बात सुनकर आशा गहरी सोच में डूबती हुई बोली, अब मैं समझी कि कल रात से किरण घर क्यों नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए। अगर किरण ने गलत काम किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि किशन भी ऐसा काम करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा किशन मेहनत करके अपना खेत जमींदार से जरूर छुड़वा लेगा। किशन भी नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? आप चिंता मत कीजिए, किशन किरण जैसा बिल्कुल नहीं है, कहीं गया होगा। रात तक घर लौट आएगा। अगले दिन रमेश सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर का दरवाजा कोई पीटने लगा। रमेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर मुखिया गांव के लोगों को लेकर खड़ा हुआ था।
और रमेश को क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। आज मेरी बेटी मधु का विवाह है और कल रात तुम्हारे बेटे किशन ने मेरे घर पर चोरी कर ली। ये क्या कह रहे हैं आप मुखिया जी? रमेश, कल रात गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने से तुम्हारे बेटे किशन को मेरी बेटी के शादी के गहने चुराते हुए देखा है और उसे जंगल की ओर भागते हुए भी देखा है। तुम जानते हो, मैंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी एकत्रित करके अपनी बिटिया के लिए सोने के गहने बनवाए थे। तुम्हारा बेटा मेरी बरसों की मेहनत एक पल में चुरा कर ले गया। तभी वहाँ पर आशा आ पहुँची। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, वह ऐसा नहीं कर सकता। आशा ने इतना कहा ही था कि तभी गांव का एक व्यक्ति आशा से बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है किशन को चोरी करते हुए। अगर किशन निर्दोष है तो फिर बुला उसको। उस व्यक्ति की बात सुनकर आशा ने आंखें नीचे कर ली, क्योंकि सच यही था कि किशन रात भर घर नहीं आया था। तभी वह व्यक्ति दोबारा आशा की ओर देखकर बोला, अपनी नजरें नीचे क्यों कर ली? किशन रात भर घर वापस नहीं आया ना, और आएगा भी क्यों? मैंने उसे स्वयं अपनी आंखों से जंगल की ओर भागते हुए देखा है। तुम्हारा दूसरा बेटा किरण जमींदार से कर्ज लेकर सारी रकम जुए में हार गया और भाग गया, और तुम्हारा पहला बेटा किशन मुखिया की बेटी के गहने चुराकर भाग गया। इतनी घटिया परवरिश की थी तुमने अपने दोनों बेटों की। देखो, आज मेरी बेटी का विवाह है और मेरी बेटी के गहने तुम्हारे बेटे ने चोरी किए हैं, जो कि भाग गया है। कुछ दिन पहले मैं जमींदार के पास गया था। जमींदार ने कहा कि अगर मैं अपना घर उसके पास गिरवी रख दूं तो वो मुझे उतने ही गहनों की रकम दे देगा। लेकिन मैं अपना घर गिरवी क्यों रखूंगा? घर तो उनका गिरवी रखना चाहिए जिनके बेटों ने चोरी की है। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? वही जो तुम नहीं सुनना चाहते। अपनी पत्नी और इस सौतेले बेटे को लेकर इसी समय इस घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दूंगा। मैं तुम्हारा घर जमींदार के पास गिरवी रखकर और उससे गहने लेकर अपनी बेटी का विवाह करूंगा। रमेश और आशा मुखिया के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, मगर मुखिया नहीं माना। मुखिया और गांव के लोगों ने रमेश, आशा और उनके सौतेले बेटे राजकुमार को उनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। रमेश और आशा को रोता देख राजकुमार उन दोनों से बोला, आप चिंता क्यों करते हैं? आपका तीसरा बेटा और भी है, और वो मैं। राजकुमार रमेश और आशा को जंगल की ओर ले गया और जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रमेश जंगल में लकड़ियां काटकर राज्य में बेचने लगा। लकड़ियां बेचने में उसे जितना भी धन मिलता, उससे उसके परिवार का गुजारा आराम से चलने लगा। आशा हमेशा अपने दोनों बेटों की काली करतूत याद करके रोती रहती। एक दिन राजकुमार अपनी सौतेली माँ से बोला, माँ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे विश्वास है कि एक दिन सब सही हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दो राजकुमार, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे सगे बेटे ही मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन हमारा सहारा तुम बने। अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों तो भूखे मर जाते। ऐसा मत कहिए माँ। आपने भले ही मुझे पराया समझा हो, लेकिन मैंने आपको अपनी सगी माँ से बढ़कर समझा है। मैंने आपकी डांट को एक माँ की डांट समझकर भुला दिया है। आप भी उन पलों को याद करके अपने मन में बोझ मत डालिए। इतना बोलकर राजकुमार कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। तभी रमेश आशा से बोला, देखा आशा, तुम हमेशा से राजकुमार को बुरा भला कहती थी। तुमने राजकुमार को कभी भी एक माँ के जैसा प्यार नहीं दिया। अंत में राजकुमार ही हमारे काम आया। इधर राजकुमार जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़े हुए एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। राजकुमार तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया
उसने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोटली पड़ी हुई थी जिसमें स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। मगर राजकुमार के मन में लालच नहीं जगा। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़कर ले आया और उसके जख्म के स्थान पर मिलने लगा। कुछ ही देर में वह व्यक्ति होश में आ गया। राजकुमार उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, मेरा नाम राजकुमार है। आप बेहोश थे और घायल भी। आपके शरीर से खून बह रहा था, परंतु अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके घाव के स्थान पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया है। अब वहां से खून नहीं बहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर पड़ा हुआ था। तुम चाहो तो उसे उठाकर ले जा सकते हो। स्वर्ण मुद्राएं इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। मैं इस राज्य का राजा विक्रम हूं। मैं यहां से गुजर रहा था कि तभी कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया, मगर वो मेरी तलवार के आगे टिक नहीं पाए और भाग गए। लेकिन हमले के दौरान मैं घायल और बेहोश हो गया था। तुमने मेरी मदद की है। राजा विक्रम स्वर्ण मुद्राओं की थैली राजकुमार को देते हुए बोला, तुम इनकार मत करना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेधड़क मेरे महल में चले आना। इतना बोलकर राजा विक्रम वहां से चला गया। राजकुमार खुशी खुशी स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर झोपड़ी आ पहुंचा और सारी घटना रमेश और आशा को बताते हुए बोला, माँ, पिताजी, ईश्वर ने हमारी मदद की है। अब हम अपना खेत और अपना घर आसानी से छुड़ा सकते हैं। अगले दिन राजकुमार ने जमींदार का कर्ज चुकाकर अपना खेत वापस ले लिया और मुखिया के गहनों के बदले ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना घर भी वापस ले लिया। उसने खेती के लिए बहुत सारी जमीन भी खरीद ली और अपने पिता रमेश के साथ खेती करने लगा। तभी वहां पे एक आदमी आया और बोला, किशन और किरण राजमहल में धन और स्वर्ण मुद्राएं चुराते हुए पकड़े गए हैं। उन्हें बंदी बना लिया गया है और अगले ही दिन उन्हें फांसी होने वाली है। इतना सुनते ही रमेश राजकुमार के साथ अपने घर पर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी आशा को बताते हुए बोला, कल हमारे दोनों बेटों को फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर आशा फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजकुमार आशा से बोला, चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाइयों को लेकर आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अपने घर से बाहर निकल गया। कुछ ही घंटों में वह राजा विक्रम के महल में जा पहुंचा। वह राजा विक्रम के सामने खड़ा हुआ था। राजा विक्रम राजकुमार को देखकर प्रसन्न होते हुए बोला, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं कुछ देर पहले तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। महाराज, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। कैसी फरियाद? आपने किशन और किरण नाम के 2 लड़कों को फांसी की सजा सुनाई है। आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो दोनों मेरे भाई हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसकी जगह तुम और कुछ मांग सकते हो, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उनकी इतनी हिम्मत कि वो राजमहल में चोरी करने के लिए घुस आए। महाराज, उन दोनों के पिता एक किसान हैं। उन दोनों के पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो इतना अभागा था कि बचपन में ही मुझे कोई झाड़ियों में फेंक कर चला गया था। मैं उन दोनों के पिता को अपने पिता से भी बढ़कर मानता हूँ और मैं उन्हें ये विश्वास दिलाकर आया हूँ कि मैं उनके दोनों बेटों को छुड़ा कर ले आऊंगा। मैं ही एक गरीब किसान की आखिरी उम्मीद हूँ। अगर आपने उन्हें फांसी दे दी तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी और वो जीते जी मर जाएंगे। राजकुमार की बात सुनकर राजा विक्रम को राजकुमार पर तरस आ गया और वह राजकुमार की ओर देखकर बोला, ठीक है राजकुमार, केवल तुम्हारा चेहरा देखकर मैं उन दोनों को छोड़ रहा हूँ। राजा विक्रम ने किशन और किरण को छोड़ दिया। किशन और किरण राजकुमार के साथ मुंह लटकाकर घर आए और अपने माँ पिताजी को देखकर क्षमा मांगने लगे। इन्हें माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे विश्वास है
कि मेरे दोनों भाई आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उस दिन के बाद किशन और किरण सुधर गए और अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगे। रमेश का परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।